वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस वक्त क्रूड ऑयल 40.57 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है और वो तकरीबन 400 पॉइंट लूज़ करके बंद हुआ, 400 से कुछ ज़्यादा पॉइंट्स। अगर पाकिस्तानी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिकवरी हो रही है। इंडेक्स में जो एक फेयर था पॉलिटिकल रैलीज़ की वजह से, थोड़ी बहुत जो हीट क्रिएट हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आई पॉलिटिकल हीट में। और शायद लोग ये वजह भी कह रहे हैं कि अपोजिशन फेल्ड टू शो एन इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। रिकवरी हुई और आगे भी एक्सपेक्टेड है कुछ एफएटीएफ की मीटिंग के बाद और उनके डिसीजन के बाद ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर है, इस मामले में और काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। जो अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी ऊपर हैं। जैसे हमने देखा कि तकरीबन 2 अपर लॉक लगे साजगार इंजीनियरिंग के और 20-25 रुपए गेन कर लिया 2-3 दिन में एक्स रेट होने के बाद। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और साजगार के बारे में तो वो कहते हैं यू कैन हेट इट, यू कैन लव इट, बट यू कांट इग्नोर इट। तो इसकी हिस्ट्री देखें तो इसमें ये चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। और इसके अलावा कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी हाइप थी क्योंकि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स काफ़ी ऊपर गई हैं। तो और भी कई इस तरह की चीज़ें टेक्सटाइल सेक्टर की थी जिसमें घोड़ों के साथ गधों ने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। और कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ की तो रेंटल इनकम भी काफ़ी है। और इसके अलावा जो मेन रोल प्ले किया इसका ₹0.75 का डिविडेंड अनाउंस होना है। और ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। और जिस टाइम इन्होंने अनाउंस किया मेरे ख्याल से उस टाइम ₹5 से भी नीचे था। इस प्राइस पे 75 पैसे डिविडेंड मिलना दैट वाज सिंपली अनरियलिस्टिक और इसीलिए शेयर ने मूव करना स्टार्ट किया। और इसकी ईपीएस में कई गुना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और उसके बाद फिर हमने देखा 2-3 अपर लॉक 2-3 से भी ज़्यादा लगे तो ये ₹7 के आसपास थोड़ा स्टेबल हुआ। उसके बाद फिर लोगों ने बाइंग करनी स्टार्ट की तो ₹11 क्रॉस हुआ। एक तो जिस वक्त एक शेयर अपनी रेस पूरी कर चुका हो एक किसी अच्छी न्यूज़ के बाद, उस टाइम पे कोशिश करें कि ना बाय किया करें। जैसे ₹4 स्टार्ट हुआ और ₹11 तक चला गया तो इसी टाइम पे आपको कहीं ₹6-7 पे बाय करना चाहिए था इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, अगर इस शेयर में इंटरेस्ट है आपका। एक तो ये चीज़ डिस्कस करनी थी। दूसरा एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि कोहिनूर के साथ जो बाकी हैं, ठीक है टेक्सटाइल में बेहतरी आ रही है। बाकी मैं देख रहा था रावी टेक्सटाइल और बाकी चकवाल स्पिनिंग जो कि बहुत ज़्यादा लॉसेस में है। उनकी ईपीएस मेरे ख्याल से चकवाल स्पिनिंग की तो -20 रुपीज़ से पर शेयर से भी ज़्यादा है। तो ऐसे शेयर जब आप बाय करेंगे एक रैली नज़र आएगी। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़े बहुत बाय कर सकते हैं, वो भी इस टाइम जब रैली स्टार्ट हो, जब आपने देखा पूरा सेक्टर एक पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से मूव करना स्टार्ट हुआ। लेकिन वो शेयर जब काफ़ी ऊपर चला गया और लोगों ने उस वक्त ऑफलोड करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, तो आपने उस वक्त अगर बाय करना स्टार्ट किया है तो मेरी ये हम्बल ओपिनियन है कि आप उस टाइम ना बाय किया। क्योंकि अगर आप यही स्ट्रेटजी रखेंगे तो पूरी ज़िंदगी और कई साल आपके कम से कम लॉस पूरे करने में लग जाएंगे और एंड पे आप कहेंगे ये स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है। तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपने एक पूरी लंबी लिस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की छोड़ के एक कचरा स्टॉक में आपने एंट्री। अच्छी ईपीएस वाले डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। डिफरेंट लोगों ने 3-4 से ज़्यादा लोगों ने एक चैनल पे कमेंट्स भी किए और मेरे साथ डिस्कस भी किया और उनके पॉइंट्स काफ़ी हद तक अगर देखें ऑन फेस वैल्यू तो दे आर वेरी वैलिड। और ये कहा कि ऐसे कैसे होता है कि हर बंदा कहता है, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है, सेंसिबल बंदा इन्वेस्टर होता है जो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और सॉलिड शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करें। जबकि हम देखते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और सॉलिड शेयर्स जो हैं वो बड़ा स्लोली मूव करते हैं या काफ़ी अर्से तक मूव नहीं करते। जैसे OGDCL की एग्जांपल दी, PPL की दी, इस तरह और कई शेयर्स की दी, ईफर्ट की दी। लेकिन इसके बरक्स जो सट्टा स्टॉक जिन्हें हम आम लैंग्वेज में कहते हैं या जिनको कहते हैं कि नेगेटिव ईपीएस वाले, TRG है, स्कोल है, ये दिनों में ऐसे जंपिंग करते हैं। गंदारा निसान इंडस्ट्रीज़ है। सबसे पहले तो अपने ये माइंड से निकाल दें
कि ओवर द लॉन्ग रन आपको कोई इस तरह के मैनिपुलेटेड शेयर, सट्टा शेयर्स आपको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट दें, अनलेस यू आर वेरी स्मार्ट इन दैट कि आपको ये फ़ौरन क्लिक हो जाए कि इस वक्त ये सट्टे शेयर में किसी बड़े इन्वेस्टर ने, बड़े ब्रोकर ने एंट्री मारी है, तो ये टाइम है कमाने का। आप इस तरीके से तो कमा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर हमेशा रिस्क रहेगा। अगर इस तरह कमाते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा, तो फिर आप एक और चीज़ कर लें, वो ये करें कि मेक श्योर कि आपकी 50% या इससे ज़्यादा 40, 50, 60 या इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर में ना हो कि यू आर ड्रिवन बाय ग्रीड और आप सारे पैसे इसमें डाल। और द लॉन्ग रन मैं इस तरह कह रहा था कि अब एक कंपनी है, जिन कंपनीज़ का आप कह रहे हैं कि ये सॉलिड तो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वैसे मूव नहीं करती। इन कंपनीज़ के पास कैश होता है, एम्पल कैश होता है, अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, ये डिविडेंड भी टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं, तो वहाँ से भी एक तरीके से आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो रही होती है। सट्टा स्टॉक होता है, जो मैनिपुलेटेड शेयर होता है, वो वापस नीचे आता ही है। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ओवर प्राइस पे भी बाय कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे भी बाय कर लिया है, तो फिर भी लॉन्ग रन में वो काफ़ी हद तक आपको कंपनसेट कर जाएगा। लेकिन अगर यही गलती आपने किसी मैनिपुलेटेड शेयर में, किसी सट्टा स्टॉक में आपने यही गलती कर दी है, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं इसमें। और कोशिश करें, ये मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन शेयर्स की ईपीएस नेगेटिव है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और ओवर द ईयर्स नेगेटिव है और कोई इम्प्रूवमेंट या रिकवरी के चांस पिछले 2-4 साल में, 1 साल में, 2 साल में नज़र नहीं आए, तो उसको अवॉइड करें। अगर आपको ये अर्ज हो रही है कि मैंने रिस्क लेना है इसमें, तो फिर कोशिश करें 10-20% से ज़्यादा का पोर्शन ना हो आपकी इन्वेस्टमेंट का ऐसे शेयर में, और कोशिश करें जब वो अंडर वैल्यू हो उस वक्त ख़रीदें। ऐसे ना हो कि आप काफ़ी हाई प्राइस पे, जिस तरह लोगों ने हम नेटवर्क के 17 रुपये पे बाय कर लिए थे, तो इस तरह का ना करें। मैं बिल्कुल, मेरी बात का ये मतलब नहीं है कि हम नेटवर्क या कोई भी ऐसा शेयर दोबारा 17 पे नहीं जाएगा, ये 100 पे भी जा सकता है, मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जिस करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जस्ट ट्राई टू प्ले सेफ, और अपनी ग्रीड को, हर बंदे में होती है, ग्रीड को मैनेज करने की कोशिश करें। और मैनेज किस तरीके से करेंगे कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा जिसमें तकरीबन हर तरह के शेयर होंगे, कैश भी लाजमी पड़ा होगा, और हर तरह से मेरा मतलब ये है डिविडेंड पेइंग जो सॉलिड शेयर जो हमने पहले बात की है वो हों, थोड़ी सी ग्रोथ हों, फिर थोड़े रिस्की या कचरा स्टॉक भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि कचरा स्टॉक्स को अंडर वैल्यू प्राइस पे लें अगर आपने लेने हैं, और प्रॉफिट टेकिंग करें जहां आपको लगे कि वापसी की तैयारी हो रही है। इस तरह की आपको जो थिंकिंग है या इस तरह के जो फेयर्स हैं, ये जब आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होगा, उसमें आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, डिस्क्लेमर तो मैं हर वक्त देता हूँ। अभी कुछ आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने कचरा स्टॉक से पैसे डबल किए हैं, लेकिन ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके पैसे डूबे हैं। सो डोंट ट्राई टू मेक इट अ गैम्बल, इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट प्रॉपरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करें। इन्वेस्टमेंट में भी लाइक एनी अदर बिजनेस, स्टॉक मार्केट में भी डिसिप्लिन लोग जो होते हैं, जो अपने फेयर्स, अपने इमोशंस को ज़्यादा बेटर मैनेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, दे आर मोर सक्सेसफुल। इसलिए मैंने कोशिश की है कि हर 4-5 वीडियोस के बाद कोई इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस से रिलेटेड, लाइफ लेसन से रिलेटेड जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी एडवाइसेस पे बेस कोई ऐसी सेशंस भी हर 1-2 वीक बाद कोई एक ऐसा सेशन भी किया जाए जिसमें लोगों को ये पता चले कि डिसिप्लिन लोग कैसे इनडिसिप्लिन लोगों से आगे होते हैं। तो ये आज का सेशन था। थैंक यू।